हेलो एंड वेलकम टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हमारे चैनल पे आपको मल्टीपल सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्लासेस हम अवेलेबल करवाते हैं। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, वनडे एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है हम उन नोटिफिकेशंस के बारे में भी आपको बताते रहते हैं, जैसे CUET, वैदिक मैथ्स वगैरह के बारे में, वनडे एग्जाम अगर कोई होने वाला है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताते हैं। मैं आपको कॉम्पिटिटिव की अगर हम बात करें कंपटीशन में, तो मैं आपको MPPSC यूनिट 10 पढ़ा रही थी और यूनिट 10 में इसके पहले हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर होने वाला है। तो मैं अगर आपको ब्रीफिंग दूंगी तो देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। प्रमुख जनजातियां जो हमारी गोंड, भील, बैगा, सहरिया, बहरिया हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो भील को ज़्यादा डेडिकेटेड होगा, जो भील जनजाति है उसको ज़्यादा डेडिकेटेड होगा, क्योंकि इसके पहले जो लेक्चर्स हैं और साथ ही साथ भौगोलिक वितरण, इनकी संस्कृति और परंपरा के बारे में समझेंगे। जो भील जनजाति है वो केवल एक लेक्चर में पूरी कंप्लीट नहीं हो सकती, तो मैं कोशिश करूंगी कि 2-3 पार्ट्स बने, तो आप उन 2-3 पार्ट्स को प्रॉपर फॉलो करिएगा। मैं आपको एक बार ओवरव्यू देती हूँ कि इसके पहले हम क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। देखिए मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ा दिया था, और अगर पहले लेक्चर की मैं बात करूं, लेक्चर 1 की, तो उसमें मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था किसके बारे में। ये समझिए कि मैंने आपको सिलेबस समझाया था, जो यूनिट 10 में जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैंने आपको समझाया था कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, फिर हमने लेक्चर 2 की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया था। जो इम्पोर्टेंट कमिटी है जिन्होंने बताया कि कौन सी ऐसी जनजाति है जिनको हम कौन से ऐसे समूह हैं जिन्हें हम जनजाति करार सकते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन इनको कैसे डिफाइन करता है। फिर कुछ डिफरेंट ऑथर हैं जिन्होंने इनके ऊपर कुछ किताबें लिखी हैं। और डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हमने अलग अलग थिंकर्स के नज़रिए से भी हमने समझा था। कुछ ये बेसिक चीज़ें हैं हमने समझी थी। ज्योग्राफिकल डिवीजन समझा था। अब देखिए जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है, मैंने आपको पहले वाली जो क्लास है यानी लेक्चर 2 जो है, इसमें तो हमने सिलेबस डिकोड किया, लेकिन जो लेक्चर 2 है उसमें जो मैंने आपको ज्योग्राफिकल डिवीजन पढ़ाया था उसमें मैंने ओवरऑल बताया था कि कौन सी जनजाति का जो अस्तित्व है वो किस इलाके में ज़्यादा है या किस दिशा में ज़्यादा है। लेकिन अगर आज जो मैं आपको ज्योग्राफिकल डिवीजन पढ़ाऊंगी उसमें क्या होगा, भील जनजाति के बारे में पढ़ाऊंगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मैं आज आपको भील जनजाति के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, इनके विस्तार के बारे में पढ़ाने वाली हूँ और इनके संस्कृति के बारे में पढ़ाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़नी है आज की क्लास में। तो बिना किसी देरी के हमारा जो लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करते हैं और भील जनजाति जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की प्राचीन धरोहर है। देखिए जो भील जनजाति है इन्हें हम मध्य प्रदेश की जो प्राचीन धरोहर है उसमें शामिल करते हैं। और आज हम मध्य प्रदेश की उस समुदाय की बात करेंगे जिसने इस माटी को अपने पसीने और साहस से सींचा है। MPPSC यूनिट 10 की इस क्लास में आज हम भील जनजाति के इतिहास, उनकी संस्कृति और उन बारीकियों को समझेंगे जो अक्सर आपकी किताबों की भीड़ में छूट जाती हैं। कमर कस लीजिए क्योंकि आज का लेक्चर आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होने वाला है। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि स्कोरिंग होने वाला है, क्योंकि भील जनजाति का विस्तार जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं प्रीलिम्स में। अब देखिए भील शब्द की उत्पत्ति और इनके अर्थ के बारे में समझेंगे। ठीक है, भील शब्द की उत्पत्ति, एक सेकेंड मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। तो देखिए क्या आप जानते हैं कि किसी का नाम ही उसकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। भील शब्द जो है वो द्रविड़ जो भाषा है उसके बील या बिल्लू से आया है। इसका मतलब है धनुष। इतिहास गवाह है कि जब जब इस धरती पर संकट आया है, भीलों के अचूक निशाने और उनके बाड़ों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए हैं, इसलिए उन्हें अचूक धुरंधर की पहचान मिली है। अब देखिए हम इन्हें अचूक धुरंधर क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए द्रविडियन भाषा की अगर हम बात करेंगे तो उसमें इन्हें भील बोला गया है, जिसका मतलब क्या होता है, धनुष होता है। और जब जब धरती पे कोई भी संकट आया है तो इन्होंने अपने धनुष से उस संकट को दूर किया है। अब
तीसरे पेज की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम इतिहास की दृष्टि में समझेंगे कि इन्हें वनपुत्र क्यों कहा जाता है। इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो कर्नल जेम्स टॉड जैसे बड़े इतिहासकारों ने भील के सम्मान में उन्हें वनपुत्र या ये समझ लीजिए फॉरेस्ट सन कहा है। यह कोई साधारण नाम नहीं है, यह उनकी प्रकृति के प्रति वफादारी और उनके अदम्य साहस का प्रतीक है। वे जंगलों के रक्षक माने जाते हैं और उस समय पढ़ने पर वो अक्सर सबसे प्राचीन और बहादुर योद्धा भी माने गए हैं। ठीक है, तो जब भी हम भीलों की बात करेंगे तो उनके अदम्य साहस और वन क्षेत्रों में जो उनका योगदान रहा है या एकाधिकार रहा है, उसके कारण हम उन्हें वनपुत्र कहते हैं और ये सबसे प्राचीन जनजाति हैं। अब थोड़ा सा स्टैट्स की तरफ बढ़ते हैं, यानी जनसांख्यिकी का महत्व समझते हैं। जो जनगणना हुई 2011 में, उसके बारे में समझते हैं। परीक्षा के लिहाज से एक बहुत बड़ा फैक्ट नोट कर लीजिए। 2011 की जनगणना कहती है कि मध्य प्रदेश में भीलों की संख्या 46 लाख यानी 46 लाख को पार कर चुकी है। इसका सीधा मतलब यह है कि भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। प्रीलिम्स की लिहाज से अगर आप देखें तो ये सवाल कई बार दोहराया गया है और मेंस में डेटा लिखने के लिए बहुत काम आता है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से आप ये याद करिए कि सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति, जिनका डोमिनेशन ये बोलेंगे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और अगर स्टैट्स की बात करेंगे तो आपके मेंस में पूछा जाता है। ठीक है, तो यानी मेंस और प्री दोनों के लिए ये जो स्टैट्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको नोट करते रहिएगा। अब ज्योग्राफिकल डिवीजन समझिए, यानी भौगोलिक विभाजन इनका कैसे है। जो दूसरे लेक्चर में मैंने आपको भौगोलिक विभाजन बताया था वो ओवरऑल था, इस वाले में मैं भील जनजाति के बारे में स्पेसिफिक बता रही हूँ। ठीक है, देखिए मैप पर नजर डालिए। भीलों का विस्तार 3 मुख्य अलग अलग इलाकों में होता है। सबसे पहले आता है मालवी क्षेत्र, जिसमें धार, झाबुआ और रतलाम जिले आते हैं। ठीक है, जो पश्चिमी इलाके में आते हैं और इन पर जो मालवी बोली है उसका रंग चढ़ा हुआ है। फिर निमाड़ी भील, खरगोन और बड़वानी पश्चिमी दक्षिणी के जाबाज माने जाते हैं, जिनकी धड़कन में ही निमाड़ बसता है। तो इन्हें इस तरीके से ही डिफाइन किया जाता है। फिर तीसरे आते हैं अहिरवार भील, अलीराजपुर यानी पश्चिम की शान माने जाते हैं। यानी जैसे जैसे भूगोल बदलता है वैसे वैसे इनकी संस्कृति और बोली में भी खूबसूरती बढ़ती जाती है। तो इस तरीके से भीलों का क्या किया गया है, भौगोलिक विभाजन किया गया है। अब ऐतिहासिक गढ़ और सांस्कृतिक हृदय समझते हैं, यानी इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं जगहों में भी होता है। अलीराजपुर का जो रानापुर भील राजाओं की सत्ता का गवाह रहा है, लेकिन अगर हम आज की जीवन केंद्र की बात करें तो महू और इंदौर का इलाका इनका सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र बन चुका है। यहाँ परंपरा और आधुनिकता का एक अनोखा संगम मिलता है, यानी पाया जाता है। तो यानी हम पहले की अगर बात करें तो रानापुर जो अलीराजपुर में आता था भील राजाओं का गढ़ था, लेकिन अगर आज की बात करेंगे तो महू और इंदौर क्षेत्र जो है वो इनका सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र माना गया है। इतनी चीजें समझ में आई, तो धीरे धीरे मैं आपको सारी चीजें समझाते जा रही हूँ, आप नोट करते चलिएगा। अब सामाजिक संरचना और प्रमुख जो इनकी उपजातियां हैं, उप जनजातियां हैं, वो समझते हैं। भील समाज के भीतर कई सुंदर विविधताएं हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं भिलाला, जो खुद को राजपूतों का वंशज मानते हैं और समाज में काफी प्रतिष्ठित हैं। फिर है पटेरिया, जो गांव की व्यवस्था और खेती में माहिर होते हैं। फिर आते हैं बरेला, बरेला यानी बरेला और धान का उपजनजातियां अपनी मेहनत और कृषि कौशल के लिए जानी जाती हैं और ये सभी मिलकर भील समाज जो है उसको मजबूत ताने बाने में बुनती हैं। यानी अगर हम उपजनजातियों की बात करें तो पहला भिलाला बात करेंगे, फिर हम पटेरिया बात करेंगे और तीसरे बरेला और धनकड़। ये जो है ये इनकी उपजनजातियां हैं, जिनमें भिलाला अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं। ठीक है, इनमें ये गांव के प्रगतिशील लोग होते हैं जो खेती में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। बरेला और धनकड़ इनकी उपजनजातियां हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या समझेंगे, इनके निवास स्थान और वास्तुकला की बात करेंगे। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे आपको टापरा और फलिया के बारे में समझाया है। बच्चों यहाँ 2 शब्द अपने डिक्शनरी में एकदम अच्छे से फिट कर लीजिए, पहला टापरा और दूसरा फलिया। भील परिवार के एक मिट्टी और बांस से बने झोपड़े को हम टपरा कहते हैं या टापरा कहते हैं, और जब ऐसे
25 से 20 टापरे मिलकर एक मोहल्ला बनाते हैं तो उसे फलिया कहा जाता है। परीक्षा में फलिया शब्द पर एग्जामिनर की खास नजर होती है। तो क्या समझे, टापरा एक भील परिवार का व्यक्तिगत घर या झोपड़ी होगी, और जब ऐसे 20-25 एक साथ मिल जाएंगे तो उन्हें हम फलिया कहेंगे। यानी आप पूरे एक गांव को फलिया बोलेंगे और एक घर को वो लोग टापरा बोलते हैं, जो बांस का बना होता है। देखिए कितने सुंदर तरीके से। अब ये सारी चीजें, मतलब अभी तक हमने क्या क्या समझा, ठीक है, इनके स्टेट्स के बारे में समझ लिया, इनका जो विस्तार था वो कुछ समझ लिया। अब देखिए इनकी शारीरिक विशेषता के बारे में भी हमें समझना पड़ेगा, यानी वो किस तरीके से दिखते हैं, उनका शरीर किस तरीके का होता है, ये सारी चीजें भी पूछी जाती हैं। तो ये समझिए, शारीरिक विशेषताएं प्रकृति के अनुकूल। प्रकृति के अनुकूल क्यों? देखिए प्रकृति ने भीलों को बहुत मजबूत बनाया है। इनका गठीला बदन और मध्यम कद वनों की दुर्गम परिस्थिति में रहने के लिए इनको बिल्कुल सटीक बनाता है। कैसे भी परिस्थिति आ जाए जंगलों में, ये वहां पे जीवन यापन कर लेते हैं। सांवला रंग और चौड़ी नाक इनकी अहम पहचान होती है, जो इन्हें एक जुझारू और मेहनती व्यक्तित्व प्रदान करती है। यानी इनका जो शारीरिक आप देखेंगे शरीर इनका इस तरीके से बनाया गया है कि ये जंगलों में या ऊंची जगहों में रहने पर ये क्या कर सकें, वहां पे गुजर बसर कर सकें। शारीरिक संरचना इन्हें कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और वनों में रहने के लिए पूर्ण अनुकूल बनाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं, मैं आपको जो बता रही हूँ आप वो भी लिखते चलिए, साथ ही साथ जो दिख रहा है वो भी लिखते चलिए। अब देखिए हमने इनके शारीरिक विशेषता के बारे में बात कर ली, लेकिन पहनावे के बारे में भी तो बात होगी भैया, कि इनकी वेशभूषा क्या है, इनके आभूषण क्या है। अब इनके अलग अलग हैं, जैसे जो पुरुष है वो उनका अलग वेशभूषा होगा, महिलाओं का अलग होगा। सांस्कृतिक पहचान की अगर बात हो तो भील समाज का पहनावा बहुत खास होता है। पुरुष सिर पर पोता और फेटा यानी पगड़ी बांधते हैं और बड़ी बंडी धोती पहनते हैं। वहीं महिलाएं चटक रंगों वाले घाघरे और कांचली के साथ चांदी के भारी जो आभूषण होते हैं, कड़े होते हैं, वो पहनती हैं, और वो पहन करके वो बहुत सुंदर दिखती हैं अपने आप में। एक और बात, इनके शरीर पर बने गोदना टैटूज सिर्फ फैशन नहीं दिखाते हैं, बल्कि इनकी संस्कृति की गहरी छाप है। लोग फैशन में टैटूज बनवाते हैं, लेकिन ये इनकी जो टैटू वगैरह हैं, ये इनके फैशन से नहीं, इनकी संस्कृति से, इनके कल्चर से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यानी जो पुरुष होते हैं वो साफा या पगड़ी बांधे होते हैं, बंडी या जैकेट नॉर्मल पहनते हैं और पारंपरिक धोती पहनते हैं। महिलाएं वस्त्र में चटक रंगों का घाघरा पहनेंगी, आभूषण पहनती है चांदी के भारी भारी, हाथ पैर में कड़े होंगे, और संस्कृति के तौर पर शरीर पर गोदना या टैटूज होता है, और ये दोनों में ही होता है। तो पारंपरिक जो इनके आभूषण है, वेशभूषा है, वो समझ लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं, सांस्कृतिक धरोहर, इनके उत्सव, ये मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है, इनके उत्सव और कला। अब बात करते हैं उस कला की जिसकी गूंज विदेशों तक है। आपको इसके बारे में शॉर्ट वीडियो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगी, देखिएगा। पहले भगोरिया हाट, यह सिर्फ मेला नहीं, भीलों का उत्सव और मिलन का महापर्व माना जाता है। फिर पिथौरा चित्रकला आता है, दीवारों पर उकेरी गई वो कहानियां जिन्हें पेमा फात्या जैसे कलाकारों ने अमर कर दिया है। ये देखिए विश्व प्रसिद्ध है ये। फिर आता है गोल गधेड़ो, ये एक ऐसी प्रथा है जो मनोरंजन के साथ साथ समाज की परंपराओं को आज भी जीवंत रखे हुए है। यानी इसमें क्या होता है, इनके में ऐसी भी परंपराएं हैं कि लड़का लड़की भागकर शादी कर लेते हैं एक दूसरे को गुलाल लगा करके, और बाद में समाज उन्हें स्वीकारता है। यानी आज हमारे पढ़े लिखे समाज में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, जैसे जिन्हें हम पिछड़ा कह रहे हैं उनके में ऐसी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें बच्चों आपने समझ ली हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए सारी चीजें आपने यहाँ पर समझ ली हैं। अब कुछ क्वेश्चंस भी लगा लेते हैं। क्वेश्चन क्यों जरूरी है, जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं उससे जुड़े कुछ विगत वर्षों में क्वेश्चन भी आते हैं, है ना, तो उसको समझते हैं। देखिए विगत वर्षों के प्रश्न में जो PYQs आते हैं उसमें पार्ट 1 में आपको बता रही हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, पेन को थोड़ा सा आपको, देखिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ये MPPSC 2014 और 18 में पूछा गया है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ये पिछले साल आ चुका है, तो आपको याद रखना। और मैंने अभी आपको बताया कि भील जो जनजाति है उनका डोमिनेशन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। फिर
ये सारी चीजें नोट करते जाइए कि कब कब पूछा गया है। फिर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, भील जनजाति के निवास स्थान यानी मोहल्ले को क्या कहा जाता है, ये 2016 में पूछा गया है और मैंने अभी आपको बताया है कि जहां पर वो स्थान करते हैं उसको फलिया बोलते हैं। टापरा और फलिया में कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने आपको बताया टापरा एक घर मान लीजिए बोला जाता है, ठीक है। और वहीं अगर ऐसे 25 से 50 घर एक साथ हैं तो फिर उसे क्या बोला जाएगा, फलिया। तो करेक्ट आंसर क्या है, फलिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, भगोरिया हाट उत्सव मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भगोरिया मैंने आपको बताया कौन सा फेस्टिवल है, मैंने अभी आपको डिटेल दी है। तो ये भील जनजाति द्वारा मनाया जाता है और ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है और 2011 में भी पूछा गया है। मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बताते चल रही हूँ जो भी टॉपिक पर पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड, कि जो आ चुके हैं तो आपको इम्पोर्टेंस समझ में आए। गोल गधेड़ों प्रथा और या उत्सव किस जनजाति में प्रचलित है, ये 2019 का प्रश्न है। तो बताइए कौन सी जगह में या कौन सी जनजाति गोल गधेड़ों मनाती है। हमने अभी पढ़ा भील जनजाति मनाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने लगा लिए जिसमें 4 मैंने क्वेश्चन आपको बताए, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे, प्रसिद्ध पिथौरा भित्ति चित्रकला यानी वॉल पेंटिंग किस जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है पिथौरा चित्रकला, हमारी भील जनजाति से संबंधित है। छठा प्रश्न है, पेमा फतिया किस चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में पढ़ाया, ठीक है। तो ये पिथौरा चित्रकला से बहुत ज़्यादा संबंधित या संबंध रखते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन थे जो मैंने आज के लेक्चर को कंक्लूड कर दिया और समझा दिया। अब परीक्षा के लिए कुछ क्विक रिकैप ले लीजिए, यानी जो भी चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं उसका एक क्विक रिकैप लेते हैं, ठीक है। तो आज हमने भीलों के नाम की उत्पत्ति से लेकर उनके त्योहारों तक सब कुछ कवर किया है। याद रखिएगा, बिल्लू मतलब धनुष, सबसे बड़ी आबादी, निवास फलिया और कला पिथौरा। अगले लेक्चर में हम मध्य प्रदेश की एक और गौरवशाली जनजाति की बात करेंगे, या हम भीलों के ही बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो भील हैं उनकी जो चित्रकला है, उनका जो संगीत है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो उसको हमें डिटेल में पढ़ना होगा, क्योंकि आपने अभी पिछले प्रश्नों में देखा कि वो हर वर्ष इनके बारे में सवाल आता ही आता है। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। ये हमारा भील जनजाति का पार्ट 1 था। पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। तो आज हमने इनका परिचय और भूगोल समझ लिया, इनकी वेशभूषा के बारे में पढ़ लिया, समाज और इनका निवास क्या होता है पढ़ लिया, कला और संस्कृति के बारे में पढ़ लिया। यानी जो भील जनजाति है उनका बेसिक इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हो गया। आगे के लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे इनको और डिटेल में पढ़ने की, और जो भी चीज़ें रह गई हैं वो हम आगे के लेक्चर्स में ही कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे शॉर्ट वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियोस में हमारा जो भी वॉर से रिलेटेड अपडेट्स आ रही हैं, या जो इंडिया में क्राइसिस चल रहे हैं, या कोई नई भर्ती आ रही है, या हमारे VS क्लासेस में ऑफलाइन कोई क्लासेस शुरू हो रही हैं, जैसे CUET के बैचेस शुरू हो रहे हैं, वैदिक मैथ्स हम समर क्लासेस में शुरू करेंगे। तो ये सारी अपडेट्स आपको हमारे शॉर्ट सेक्शन में ही मिलेंगी, तो आप वहाँ पर भी विजिट करिएगा। साथ ही साथ स्कूल के लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें SST, मैथ्स, इन सारे सब्जेक्ट से, साइंस के स्ट्रीम से सब कुछ जुड़ा हुआ वहाँ पर डला है, तो आप वहाँ पर भी विजिट ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए।